सफर में मुश्किल आए तो जरूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। साल 2003 कई मायनों में भारतीय राजनीति और विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण रहा। वाजपेयी सरकार ने पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद को हल करने के मुद्दे पर काम शुरू किया, तो वहीं इस साल भारत और चीन के संबंधों में सुधार भी आया। इसी साल वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो साल 2003 में ही भारतीय क्रिकेट टीम ने इतिहास रच डाला। नमस्कार, आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियां देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज कहानी साल 2003 की। 13वीं लोकसभा का मॉनसून सत्र चल रहा था। 19 अगस्त का दिन था। उस रोज संसद में कुछ ऐसा हुआ जिससे अपने शांत स्वभाव के लिए मशहूर अटल बिहारी वाजपेयी को पूरे देश ने सदन के अंदर काफी गुस्से में देखा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वाजपेयी सरकार को गिराने के लिए उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, जिस पर पिछले 2 दिनों से सदन के अंदर घमासान मचा हुआ था। देश के संसदीय कार्यकाल का ये 26वां अविश्वास प्रस्ताव था। अब तक सबसे ज्यादा 23 अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के खिलाफ लाए गए थे, लेकिन इस बार विपक्षी कांग्रेस ने इस हथियार को सरकार पर प्रहार करने के लिए चुना था। प्रस्ताव को संसद में रखते हुए कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी आक्रामक थी। वो पूरी चार्जशीट तैयार करके लाई थी। एक दिन पहले जब उन्होंने प्रस्ताव को संसद के पटल पर रखा, तो उसके कारण गिनाते हुए उन्होंने एक एक करके भाजपा के नेतृत्व वाली मिलीजुली एनडीए सरकार पर 9 आरोप दाग दिए। लेकिन इस सब के बीच चर्चा के आखिरी चरण में अपने भाषण शुरू करने से पहले तक अटल बिहारी वाजपेयी सब कुछ शांत होकर सुनते रहे। 1957 से सांसद रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जीवन में तमाम अविश्वास प्रस्ताव देखे थे, लेकिन इस बार वे नाराज थे, उससे भी ज्यादा आहत। ये नाराजगी उन्होंने अपने भाषण में भी जाहिर की। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन काल में अनेक प्रस्ताव देखे हैं, लेकिन इस बार प्रस्ताव पेश करते समय चर्चा के समय जो दृश्य उपस्थित हो रहे हैं वो सचमुच अलग हैं, कुछ मेल नहीं खाते। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बोले कि कभी सरकार के पतन की स्थिति होती है, सत्तारूढ़ दल के टूटने की संभावना होती है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। कई बार केवल सरकार को जागरूक रखने के लिए किसी अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए भी इस हथियार का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा कि अविश्वास प्रस्ताव का कारण क्या है। भारतीय राजनीति का ये वो दौर था जब देश की जनता ने किसी एक पार्टी को बहुमत देकर सरकार बनवाना बंद कर दिया था। एक दूसरे को समर्थन देकर सत्ता चलाना ही एकमात्र विकल्प बचा था। 1996 के बाद से देश में जितनी भी सरकारें बनी वो गठजोड़ से ही बनी और टूटती रही। कोई भी सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाई थी। इस दौर में अब तक अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे सूत्रधार के तौर पर उभरे थे जो तमाम मतभेदों के बाद भी गठबंधन की सरकार 1999 से सफलता से चलाते आए थे, जिसकी प्रमुख विपक्षी पार्टी ने कल्पना भी नहीं की थी। अविश्वास प्रस्ताव में सैनिक और देश की सुरक्षा को खतरे में डालना और विदेश नीति को गिरवी रख आने जैसे शब्द बेहद संजीदा आरोप सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पर लगाए। अपने आरोपों में कांग्रेस ने सरकार को एक तरफ तो किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए कुछ ना करने के लिए घेरा, तो वहीं दूसरी ओर देश में सरकारी ताकत को खत्म करने का लांछन भी लगा दिया। इसके बाद प्रस्ताव पर चर्चा का जो दौर शुरू हुआ उसने कई रंग देखे। प्रस्ताव के पक्ष में आए सांसदों ने अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के खिलाफ सदन में कविताएं पढ़ी। जिनको बोलने को नहीं मिला वो हर बोलने वाले को टोकते रहे। इस चर्चा ने सुषमा स्वराज का वो भाषण भी सुना जिसमें उन्होंने भरे संसद में बोला था, विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए मैं अकेली काफी हूँ। सुषमा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उस दौर की सबसे बड़ी उपलब्धि ये कहकर गिनाई थी कि जो टेलीफोन पहले सिर्फ अमीरों तक सीमित था, हमने देश के सामान्य लोगों की जेबों तक वो फोन पहुंचा दिए। इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान अटल के गुस्से का कारण इस प्रस्ताव को लाया जाना कम था, बल्कि प्रस्ताव पर चर्चा में विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए तर्क थे। वे सोनिया गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों पर खासा नाराज थे
और उन्होंने अपना विरोध हमेशा की तरह सभ्य आक्रामकता के साथ जाहिर किया। चार्जशीट लगाई गई है, दल एक दूसरे के खिलाफ चार्जशीट लगाएं, ये विचित्र परंपरा है। दलों के बीच चर्चा होनी चाहिए। कोई अल्टीमेटम की भाषा नहीं बोलता कि हम आपको चार्ज करते हैं कि आपने सैनिक सुरक्षा व्यवस्था खतरे में डाली है। ये कोई साधारण अभियोग नहीं है। दूसरा चार्ज है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को संपूर्णता में कमजोर किया है। क्या मतलब है इसका? क्या इन अभियोगों के लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए? क्या संसद में इस तरह से आरोप लगाए जा सकते हैं? अटल ने आगे अपने संबोधन में कहा कि हमें तो फतवा दे दिया गया कि हमने विदेश नीति को गिरवी रख दिया। कहाँ गिरवी रख दिया बताइए, कितने रुपए में ये भी बताइए। क्या आप समझते हैं कि भारत इतना सस्ता है कि उसे गिरवी रखा जा सकता है? बोलते बोलते ऐसा मौका भी आया जब अटल ने सीधे सोनिया गांधी के आरोपों को उनकी आंखों में आंखें डालकर पढ़ा और उनकी भाषा की कड़ी आलोचना की। अभी तो मैं सोनिया गांधी जी का भाषण पढ़ा और दंग रह गया। उन्होंने सारे शब्द चुन चुन कर एक ही पैराग्राफ में लिख दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि ये सरकार इनसेंसिटिव, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट की हद तक भ्रष्ट है। अटल जी ने गुस्से में कहा कि राजनीति के क्षेत्र में जो लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए चल रहे हैं, उनके लिए ये आपका मूल्यांकन है। मतभेदों को प्रकट करने का ये तरीका है। अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। द बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैज शोन इटसेल्फ टू बी इनकॉम्पिटेंट, insensitive, irresponsible and brazenly corrupt. राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में यह आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का यह तरीका है? भाषण के दौरान संसद में लगातार बढ़ते पारे के बीच प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को आने वाले चुनावों के लिए भी ललकार दिया। अपने 40 मिनट से ज्यादा चले भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी ने दलों को ये संदेश भी दिया कि दौर बदल रहा है, सचेत रहने की आवश्यकता है कि कहीं राजनीतिक होड़ में हम एक दूसरे के देश प्रेम पर दबाव ना डालें, उस पर सवाल ना उठाएं। 2 दिन तक चली चर्चा के बाद कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। नतीजा ये सामने आया कि तत्कालीन एनडीए सरकार ने भारी मतों से कांग्रेस के इस प्रस्ताव को हरा दिया। हालांकि इससे पहले वाजपेयी सरकार के खिलाफ 1998 में भी अविश्वास प्रस्ताव आया था। उसमें उनकी सरकार महज 1 वोट से हार गई थी। 1998 के आम चुनाव में किसी भी पार्टी को पूरी तरह बहुमत नहीं मिला था, लेकिन AIADMK के समर्थन से एनडीए में केंद्र में सरकार बनाई थी। लेकिन 13 महीने बाद अम्मा ने यानी जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया। सरकार को नंबर गेम पर भरोसा था, इसलिए प्रस्ताव स्वीकार हो गया। उधर मायावती ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने की घोषणा की थी, लेकिन ऐन वक्त पर मायावती ने माया दिखाई और उनके सांसदों ने अटल सरकार के खिलाफ वोट दिया। जब वोटिंग हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से हार गई। जी हाँ, 1 वोट से, और ये वोट था गिरधर गमांग का, जो उस वक्त उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी इससे इतने हतप्रभ हुए थे, इतने हैरान हुए थे कि काफी देर तक चुपचाप सदन में अपनी सीट पर बैठे रहे थे और उसके बाद बाहर निकल गए थे। दरअसल उन्हें विश्वास ही नहीं था कि उनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव हार जाएगी। मायावती की वादा खिलाफी के बावजूद उन्हें सरकार बचा ले जाने का भरोसा था, लेकिन गिरधर गमांग की अंतिम समय में हुई एंट्री ने पासा पलट दिया। दरअसल गमांग बतौर सांसद उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनकर जा चुके थे। उन्हें 6 महीने में विधायक बनना था, लेकिन उन्होंने संसद की सीट नहीं छोड़ी थी, इसलिए कांग्रेस उन्हें वोटिंग के लिए विशेष तौर पर लाई। हालांकि उनके इस तरह से वोट करने की काफी आलोचना भी हुई थी, लेकिन चूंकि नियम स्पष्ट नहीं थे तो उनका वोट वैध माना गया और वही निर्णायक साबित हुआ। अन्यथा बराबर रहने पर स्पीकर के वोट से भी बीजेपी सरकार बच जाती, यही गणित पार्टी ने लगाया था। लेकिन गमांग ने सारा खेल बिगाड़ दिया।
अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा देने से पहले ऐसा भाषण दिया जिससे विपक्ष ही नहीं पूरे देश के लोगों ने उनके एक एक शब्द को बसा लिया। यही अविश्वास प्रस्ताव अटल जी के लिए संजीवनी बना था। 1999 लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने फूलबाग मैदान में रैली की, जहां उन्होंने गमांग का नाम लिया, मायावती पर वार कर ऐसे गरजे कि बरसात की तरह उनके पक्ष में वोट पड़े और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए और पूरे 5 साल तक सरकार भी चलाई। इसी साल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रीनगर में अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, फ्लाइट्स और नए संबंध बनाने के प्रयासों पर जोर दिया। हालांकि 1999 में पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपते हुए कारगिल युद्ध की नींव रखी थी, जिसमें भारत ने विजय हासिल की। इसी साल भारत और चीन के संबंधों में भी सुधार आया। भारत ने 2003 में ही तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में स्वीकार किया, जिसके बदले में चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा माना। दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार भी बढ़ा। साल 2003 राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि खेलों के लिए भी सुनहरा मौका लेकर आया। 1983 के बाद से जब भी क्रिकेट वर्ल्ड कप आता, लगता है इस बार भारत फिर से एक बार वनडे इंटरनेशनल की चैंपियन बनेगी। ऐसे भारत में काफी कुछ बदल चुका है। क्रिकेट को अब लोग पागलों की तरह मानने लगे हैं, जानते हैं और समझते भी हैं। ऐसे 2003 में भी जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप आया तो फैंस की उम्मीदें काफी बढ़ गई थी। सौरव गांगुली की कप्तानी में टीम काफी मजबूत दिख रही थी और लगातार पिछले कुछ सालों से भारत का प्रदर्शन भी शानदार रहा था। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या में खेला जा रहा वर्ल्ड कप काफी रोमांचक होने वाला था। टॉप की टीमें काफी बेहतरीन फॉर्म में थी। कुल 14 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया था। भारत के साथ 6 और टीमें भारत के ग्रुप में थी। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ भारत की भी टीम थी। भारत को टॉप 6 में क्वालिफाई करने के लिए काफी क्वालिटी का क्रिकेट खेलना था। कुछ और भी टीमें थी जो इतनी मजबूत नहीं दिख रही थी। भारत का पहला मुकाबला कमजोर टीम नीदरलैंड से हुआ, जिसे आसानी से भारत ने जीत लिया। लेकिन अगले मैच में भारत की करारी हार हुई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को केवल 125 पर ऑल आउट कर दिया, वो भी सचिन, सहवाग, गांगुली, युवराज, द्रविड़ के रहते। भारत को इससे गहरा आघात पहुंचा। अब अगले कुछ मैचेस में भारत ने आसानी से जीत लिए। अब बारी थी भारत और पाकिस्तान के मैच की। ये मैच तो अपने आप में वर्ल्ड कप हो जाता है। लोग हंसी मजाक में कहते भी हैं कि चाहे भारत वर्ल्ड कप जीते ना जीते, लेकिन पाकिस्तान को हरा ही दे। ऐसे वर्ल्ड कप में भारत का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रहा भी है। सेंचुरियन में वकार यूनिस ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की, और क्या खूब बैटिंग की। अनवर सुपर फॉर्म में थे। ऐसे भी सईद अनवर इंडियन बॉलर्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहते थे। उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की, शतक बनाया और अपनी टीम के लिए 273 रन बनाए। ये स्कोर एक तरह से काफी दमदार था, क्योंकि दबाव के वक्त लक्ष्य का पीछा करना चुनौतीपूर्ण होता है। ऊपर से पाकिस्तान के पास शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनिस की तिकड़ी थी, जिसे भेद पाना काफी मुश्किल था। तेज गेंदबाजी में ये सबसे खतरनाक खिलाड़ी थे उस समय। खैर, इंडिया की बैटिंग शुरू हुई और बहुत तेजी से हुई। सचिन और सहवाग ने पाकिस्तानियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हर बॉल को बस बाउंड्री पर भेजा जा रहा था। सचिन अद्भुत फॉर्म में बैटिंग कर रहे थे। हालांकि सहवाग 21 और फिर कप्तान गांगुली 0 बनाकर आउट हुए, लेकिन सचिन को इससे कोई फर्क नहीं था। वो अपनी जिंदगी की खूबसूरत पारी में से एक पारी खेल रहे थे। अकरम और अख्तर को वो ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई बड़ा बैट्समैन नेट पर के बॉलर्स को खेलता है। यूनिस की भी धुनाई कर रहे थे। इसी वक्त मैदान में एक कैच जो अब्दुल रज़ाक के थोड़ी दूर पीछे गिरा तो अकरम ने गुस्से में कहा था, साले पता है कि तूने ये मैच गिरा दिया है। हुआ भी यही। सचिन ने क्रिकेट की एक ऐसी पारी खेली थी जिसकी कहानी हमेशा सुनाई जाएगी। उन्होंने शतक नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने मैच बना दिया था। बचा हुआ काम युवराज और द्रविड़ ने किया और भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया था। भारत अब अगले चरण में जा पहुंचा। सुपर 6 के तीनों मैच भारत ने आसानी से जीत लिए और अब भारत वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में था। उसके बाद भारत ने सेमीफाइनल में भी आसानी से जीत लिया। भारत ने केन्या को
एक तरफा मुकाबले में 91 रन से हरा दिया था। भारत की तरफ से सचिन गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। फाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से था, जिसने पूरे टूर्नामेंट में एक मैच भी नहीं हारा था। फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 23 मार्च को दक्षिण अफ्रीका के वेंजर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में खेला गया था। भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली ने टॉस जीता और पिच की स्थिति को देखते हुए पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर 2 विकेट खोकर 359 रन बनाए। टीम की ओर से कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने नाबाद 121 गेंदों पर 140 रन बनाए। इनके अलावा एडम गिलक्रिस्ट ने 48 गेंदों पर 57 रनों की पारी खेली थी तथा मार्टिन ने 88 रन बनाए थे। भारत ने रनों का पीछा करना शुरू किया, लेकिन भारत की शुरुआत बहुत खराब रही। पहले ही ओवर में ओपनर सचिन तेंदुलकर का विकेट चला गया। फिर भारत की ओर से वीरेंद्र सहवाग ने 81 गेंदों पर 10 चौकों तथा 6 छक्कों की सहायता से 82 रन बनाकर आउट हुए थे। इनके अलावा राहुल द्रविड़ ने 47 रनों की पारी खेली थी। भारत की पूरी टीम 39 ओवर 2 बॉल पर ही सिमट गई थी, 234 रन बनाकर ही सिमट गई थी और मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथों में चला गया था। इस फाइनल मैच में रिकी पॉन्टिंग को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया और भारतीय ओपनर सचिन तेंदुलकर को मैन ऑफ द सीरीज दी गई थी। कुछ जानकारों ने कहा कि भारत को पहले फील्डिंग करने का फैसला एकदम उल्टा रहा, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया मैच में हावी हो गई। ऐसे ये वर्ल्ड कप सचिन की बैटिंग के लिए काफी यादगार रही थी। एक दल के रूप में भारत ने आक्रामक खेल दिखाया था। भारत के फैंस इस बात से खुश थे कि सिर्फ फाइनल को छोड़कर भारत की टीम ने काफी जोरदार खेला था। सचिन के मन में फिर से मलाल रह गया था वर्ल्ड कप जीतने का, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी उम्मीद की किरण बाकी थी। ऐसे समय भारत की टीम काफी मजबूत मानी जाने लगी थी, जिसके खिलाफ किसी भी टीम को खेलने में डर लगता था। सचिन फिर से क्रिकेट के भगवान बन के उभरे थे, जिनकी बैटिंग का जवाब उस समय के किसी गेंदबाज के पास नहीं था। ऑस्ट्रेलिया तीसरी बार चैंपियन बनी थी और भारत बस एक कदम दूर रह गया था। ऐसे इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की तारीफ पूरे वर्ल्ड ने की थी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगी कल अगले एपिसोड में, यानी साल 2004 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इंसर्ज लाइव। नमस्कार।